सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। अगेन आपके सामने राधा बहुगुणा बुक में से एक पीडीएफ है और डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर हमने बात की थी। दूसरा हमने बात किया था नॉर्मल रेजिडेंट। तो उसके बाद जाते हुए स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, बाद में बता रहे थे कुछ अभी डाउट्स हैं। डाउट्स तो आना अच्छी बात है, अब जितना इसके ऊपर सोचें उतने आपके डाउट्स आएंगे और उसको हमें एंड तक क्लियर करने हैं। अब आपके डाउट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यस एक है शॉप से ड्रेसर परचेज पर स्कूल एंड एक है फर्नीचर परचेज पर स्कूल। एक में से फाइनल गुड है और एक इंटरमीडिएट गुड है, तो वो ऐसा। देखो, चौक एंड डस्टर रॉ मटेरियल है। जब कोई टीचर स्कूल में चौक एंड डस्टर यूज करता है तो वो उसका एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। उसको टीच करने के लिए, टीच करना एक सर्विस है। आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, उसकी फीस देते हो। पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? चौक एंड डस्टर, मार्कर, स्टेशनरी, बुक्स, नोट्स। ये सब हमारे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है टीचिंग करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। हम डायरेक्टली आपको चौक एंड डस्टर नहीं बेच रहे, पर डायरेक्टली जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे लिखना भी पड़ता है। सपोज मैं बिना बिना लिखे अकाउंट्स करवा रहा हूँ आपको, मैं लिख भी नहीं रहा, फिर मैं अकाउंट समझा रहा हूँ आपको, तो फिर आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो कर लेगा, आमतौर पर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, उसको दिखाना पड़ता है करके। तो मुझे वो इंक, मार्कर, चौक, डस्टर, नोट्स, प्रिंटिंग सब चाहिए। ये हमारा क्या बन गया? इंटरमीडिएट, जो रॉ मटेरियल के जैसे काम आता है। आप मेरे से पता है क्या पूछ रहे हो? सर माइक्रोवेव और पिज्जा बेस में क्या डिफरेंस होता है? आप बताओ। पिज्जा बनाया कभी? तो बताओ माइक्रोवेव और पिज्जा बेस में क्या डिफरेंस है? बताओ। पिज्जा बेस एक रॉ मटेरियल है, जब पिज्जा बनेगा तो वो रॉ मटेरियल पिज्जा बेस होगा, आप उसको कंज्यूम करोगे, खत्म हो जाएगा। माइक्रोवेव ने क्या किया? उसको बनाने में हेल्प किया, पिज्जा बेस को पिज्जा में कन्वर्ट करने में हेल्प किया। अब जो स्कूल में फर्नीचर पड़ा है, प्रोजेक्टर है, मशीन्स हैं, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स हैं। वो टीचिंग सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए जो चाहिए। अब मैं जिस चीज पे ऐसे लिख रहा हूं, मेरे पास ये जो इंटरेक्टिव पैनल है इस पे लिख सकता हूं, ये और जिस पे तुम बैठे हो ये दोनों सेम चीजें हैं। इन दोनों के साथ ही क्लासरूम बनता है, टीचिंग पॉसिबल है। या इसको छोड़ दो, फिर व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। तो व्हाइट बोर्ड कैपिटल गुड है, जिसकी लाइफ भी ज्यादा है और जिसकी वैल्यू भी ज्यादा है, जो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मैं वो उठा के आपको देने वाला नहीं हूं। पर जो नॉलेज आपको दे रहा हूं उसके लिए मुझे मार्कर यूज करना पड़ेगा, तो मार्कर की इंक कंज्यूमेबल है। जो चीजें खत्म हो जाएंगी वो इंटरमीडिएट है, चाहे डायरेक्टली आपको दे दूं या आपको पढ़ाने में यूज हो। लेकिन उनको बनाने के लिए जो चीज चाहिए, प्रिंटर, वो क्या है? कैपिटल गुड्स। प्रिंटर क्या है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो मैंने आपको बेचना नहीं है। इसलिए पिज्जा बेस इंटरमीडिएट है, चौक, डस्टर, पेपर, पेन, बुक्स इंटरमीडिएट है। इनको पढ़ाने के लिए मुझे फर्नीचर चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, लैपटॉप चाहिए। ये सब चीजें क्या है? कैपिटल गुड्स है। क्लियर हो गया डाउट? और बताइए। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, बुक्स को रीड करोगे, तो आपके डाउट्स भी होंगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। अब 2 महीने मत पढ़ो, आप देखना आप आगे आ ही नहीं पाओगे। फर्स्ट 2 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डाउट है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे नॉर्मल रेजिडेंट में डाउट है या डोमेस्टिक रेजिडेंट में। काश तुम कह रहे थे कुछ, या समर कुछ कह रहा था, उस समर के भी आप पे पूछ सकते हो। नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूटर्स नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूटर्स आगे भी नहीं बोल, कुछ समझा कि क्या बोलो? नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स एक ही पर्सन है, नॉर्मल रेजिडेंट।
जो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है उसी की इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। एक ही है, दो तो है ही नहीं। तुम उस कंट्री के अगर नॉर्मल रेजिडेंट हो तो तुम्हारी इनकम क्या है उस कंट्री की? नेशनल इनकम। और नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 1 ईयर या मोर, मिनिमम 1 ईयर तो है ही है, 1 ईयर और मोर आप उस कंट्री में रह रहे हो, भले ही उस कंट्री के सिटीजन हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल रहो, यहाँ के क्या बन जाओगे? नॉर्मल रेजिडेंट। और वहां रहकर आपने जॉब किया, बिजनेस किया, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री के अंदर ही है। ठीक है? कोई प्लेयर 4 मंथ्स खेलने आता है तो वो ना तो एक साल रहता है, ना ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। उसका प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑफिस, बैंक बैलेंस, फैमिली सब कहाँ है? फॉरेन कंट्री में। तो वो उनके पास चला जाएगा 4 महीने में, कमा के इंडिया से जाएगा, तो उसकी इनकम नेशनल इनकम नहीं हो सकती। हाँ, नेशनल इनकम सिर्फ किसकी होगी? नॉर्मल रेजिडेंट्स की। अब आप ये पूछ सकते हो सर नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ से कमा सकते हैं? तो आप मेरे को देख लो बस, मैं इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, मैं इंडिया से भी कमाता हूँ और मैं सिंगापुर से भी कमाता हूँ। अगर मैं सिंगापुर से कमाता हूँ तो सिंगापुर मेरे लिए क्या है? अब्रोड। वहां से कैसे कमा सकता हूँ? वहां जाए बिना, वहां एंटर किए बिना इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो वहां से मुझे 4 चीजें आएंगी: रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जैसे बहुत से स्टूडेंट आज की डेट में फॉरेन कंपनीज के लिए जॉब करते हैं। वो होता है वर्क फ्रॉम होम, सुना हुआ है? फॉरेन बेस्ड कंपनी वो आपको हायर करेगी। अब मान लो वहाँ 10 बजे मॉर्निंग, आपके रात के मान लो 8 बजे हैं, तो आपका वर्क स्टार्ट हो गया। 8 बजे लैपटॉप पे बैठ जाओ, 8 घंटे काम करो, तो सिंगापुर से क्या आएगी आपके लिए? वेजेस एंड सैलरी। आप सिंगापुर की कंपनी के शेयर्स खरीद लो, वहां से क्या आएगा? प्रॉफिट। सिंगापुर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, उनको अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दो, क्या आएगा? रेंट। वहां किसी कंपनी को लोन दे दो, क्या आएगा? इंटरेस्ट। तो ये सारे पैसे तुम कमा सकते हो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और मैं इंडिया लिखता हूं तो गलत हूं, मैं लिखूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसका मतलब नेशनल इनकम बहुत बड़ी इनकम है, इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम भी इंक्लूड है, और डोमेस्टिक टेरिटरी के जो बाहर आता है एब्रोड, तो हम दोनों को याद रहेगा सिंगापुर का एग्जाम, तो वो भी इंक्लूड है। तो नेशनल इनकम के बारे में कोई पूछे तो बोल देना पहली बात मोटा मोटा कि नेशनल इनकम पहली बात तो नॉर्मल रेजिडेंट्स की होती है। ओके हो गया। बोलेगा नॉर्मल रेजिडेंट कौन है तो बता देना कौन है, 1 साल से ज्यादा रहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कौन कौन हो सकते हैं उसके अंदर वो बता देना, वही शिपिंग वेसल्स वो सारे। कौन कौन नहीं हो सकते वो बता देना, कौन कौन हो सकते हैं आपके सामने अभी भी है, और कौन कौन नहीं हो सकते वो ये लोग हैं, ये लोग नहीं, ये नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ कहाँ से कमाता है? बोला 2 जगह से कमाता है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर ऑस्ट्रेलिया मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक बैंक ओपन किया इंडिया में, ऑस्ट्रेलियन बैंक, वो इंडिया के अंदर एक साथ रहता है, तो वो किसके अंदर आ गया? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब हम ऑस्ट्रेलिया से कमा तो रहे हैं बट ऑस्ट्रेलिया हमारी किस में आ गया? डोमेस्टिक टेरिटरी, बट एक एब्रोड रह गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो रह गया वो क्या हो गया? एब्रोड। तो वहां से जो पैसा आ रहा है वो भी आ रहा है, उन दोनों की इनकम को ऐड करेंगे क्या बनेगी? नेशनल इनकम। तो मेन क्वेश्चन नेशनल इनकम के ऊपर है बस, कि नेशनल इनकम किसकी है? नॉर्मल रेजिडेंट्स की। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? ये है। कौन नहीं है? ये नहीं है। कहां से कमा सकते हैं? 2 जगह से, डोमेस्टिक टेरिटरी और बाहर। आई थिंक क्लियर डाउट। कोई पूछे कि डोमेस्टिक टेरिटरी सॉरी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो बोला डोमेस्टिक इनकम मतलब है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में से कमाई जाए। कौन कमा सकते हैं? और लोग कोई भी कमा ले, हमारा क्या जाता है, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ को हम अपनी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पैसा है आने, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर कोई भी पैसा कमा सकता है। ठीक है।
उसमें आप आईपीएल का एग्जांपल ले लीजिएगा, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको आईपीएल का पता नहीं होगा, ठीक है। और आईपीएल के अंदर विराट कोहली भी खेल रहे हैं और दूसरे फॉरेन प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बंदा हमारा अपना है, नॉर्मल रेजिडेंट है, और दूसरा दोनों मिलके खेल रहे हैं, एक टीम बना के खेल रहे हैं, दोनों को पैसे मिल रहे हैं, किसी को 5 करोड़, किसी को 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे मिल रहे हैं, 50 करोड़, वो कमा रहे हैं पैसे। तो वो एग्जाम्पल है इसकी। पर डोमेस्टिक इनकम अलग को टॉपिक है और नेशनल इनकम अलग टॉपिक है। जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम नेशनल इनकम में अब एक थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं जो जहां पे सब लोग फंस जाते हैं जाके, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो ऐड करेंगे जो से किसने कमाई, नॉर्मल। अब नॉन रेजिडेंट वाली इनकम को निकाल दो पर साइड पे, क्योंकि वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो है पर नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम इज नेशन। अब ये क्या समझाना बेटा आपको, नेशन क्या होता है, नेशन मीन्स तुम्हारा कंट्री। तुम्हारा कंट्री का इनकम किससे बनेगा, तुम लोगों से, जो कंट्री के क्या है, नॉर्मल। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम निकाल भी लूं, जब मैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाऊंगा तो मुझे अपने रेजिडेंट्स की इनकम लेनी होगी, सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स की नहीं लेनी। क्लियर। अब यहां से आप समझ सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, और ये जो लिखा हुआ है कई बार यहाँ पे डाउट होता है। यस रहमत, यू कैन आंसर डाउट। Sir, your screen is not visible. अभी चेक करो। Yes, sir, now it is. ठीक, सो इमीडिएटली बताया करो, ऑनलाइन स्टूडेंट साइलेंट नहीं रहना, 20 मिनट्स नहीं आपको टाइम निकलने देना। क्लास चल रही होती है, मैं बोलता हूँ यस स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, बस अब बोलो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग में भी स्क्रीन शेयर नहीं होती। जैसा आपको दिख रहा है वैसे रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड होगा। चलिए, अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं जाता, जो बातें बोल रहे थे वो आप समझ पाए भी होंगे। तो नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंस की है, कहाँ से, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से भी और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी। ठीक है, अब और कोई डाउट है किसी का? ये आप अगर अब आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो छोड़ दें, आगे जाके न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां समझ आएगा, या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि विच इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, तब हम बात करेंगे। अभी यहाँ से शायद समझ ना भी आए, उसके बाद फिर कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आज हम बात करने वाले हैं, सो दैट हम अब न्यूमेरिकल्स को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। थ्योरी कर ली हमने, यहाँ तक के 2 टेस्ट बनेंगे आपके। अब कल का टेस्ट नोट कर लीजिए कहाँ तक होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट 01, कल अकाउंट्स में भी टेस्ट है, इकोनॉमिक्स में भी है। तैयारी करने के लिए आपको ऑलरेडी 1 वीक पहले बता दिया था, तो किसकी एक्सक्यूज नहीं होगा कि एक साथ दोनों टेस्ट हो रहे हैं। परफॉर्मेंस 01 मैंने जहां तक आपको लास्ट रिकॉर्डिंग बताया था वहीं तक होगा, फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट का पूरा चैप्टर, उसमें द्वारा बताने जो टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, सारा चैप्टर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, लीकेज एंड इंजेक्शन, वहां तक। इन्वेस्टमेंट मैंने ऐड नहीं किया, तो आपको रिलैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट छोड़ देना। Sir, can you please repeat? ये देखिए बेटा, फिर दिखा दो तो कोई इशू नहीं, कल टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए
हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, सर्कुलर फ्लो इनकम का मीनिंग क्या है और उसके 3 फेज क्या है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में ही आ जाएगा। मैं तो पहले से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद तो आपको तब भी करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यही मेन है। आप याद करो, लिखो। सर्कुलर फ्लो का मीनिंग क्या है और 3 फेज क्या है। क्लियर हो गया। 3 फेज आपके सामने है, नोट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, डजंट मैटर, मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सर्कुलर फ्लो 2 तरह का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो मनी फ्लो का डिफरेंस बताओ मुझे 3 to 4 मार्क्स में। रियल फ्लो मनी फ्लो को डायग्राम में बना के दिखाओ। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 3 तरह के सेक्टर हैं। तो कोई भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर या 4 सेक्टर, कोई भी एक आएगा। आपको भी पता है कौन सा आना चाहिए जो आपके सिलेबस में रहता है ऑलवेज। लीकेज एंड इंजेक्शन का मीनिंग और उसका डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देके पूछूंगा, बताओ इसमें से लीकेज कौन सा है और इंजेक्शन कौन सा है। स्टोक एंड फ्लो का डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल देके पूछूंगा, स्टोक क्या है, फ्लो क्या है। कैपिटल फॉर्मेशन स्टोक है कि फ्लो है, आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आपने वो सब पॉइंट्स में से टैली भी कर लिए हैं, तो फिर रह क्या बेटा, सारा टेस्ट आपको पहले से पता है। ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हो, जाते हुए इसको ले जाओ टेस्ट को, फिर भी मार्क्स लेने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। देखो ये कल का टेस्ट है, ठीक है, आप जाते हुए आप इसका प्रिंट आउट ले जाओ। अब बोलो सर ऐसा तो किसी कोचिंग सेंटर पे होता ही नहीं, कल का टेस्ट पहले ही दे देते हैं वो, तो मैं आपको ये नहीं दे रहा ऑब्वियसली, बट क्या आएगा इसके अंदर पहले से बता रहा हूँ। तो मेरे बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक मोटिवेशन मिल गई हमें याद क्या क्या करने, कई बात हमें पता नहीं था क्या याद करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लिखे हुए हैं मेरे सामने पड़े हैं, तो बस कल आओ और लिख दो सामने। मेन क्या है, घर जाके याद करना और उसको लिख पाना, तो यही है, बस यही आएगा कोई कुछ चैप्टर टेस्ट में, ये आपको सब पढ़ना है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, उसमें आपको पता क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, ये जो चैप्टर हम अभी कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसमें इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, एंड यूजर कौन होता है उससे डिसाइड होता है। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का मीनिंग, उसकी क्लासिफिकेशन, वो सिंपल टेस्ट है, दोनों का डिफरेंस एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं। कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर यूज करते हैं ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है, कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है, कैपिटल गुड्स। फिर इन दोनों में डिफरेंस, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस आपके सामने है, नोट्स भी हैं, बुक का पीडीएफ भी है। अब देखो, अब मालूम है ये क्वेश्चन टेस्ट में देता हूँ, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में आपको पहले से बता तो दिया, ये क्वेश्चन कल आपके टेस्ट में आएगा तो याद करके आओ ना। मेरा फंडा फाइनली ये है कि आप याद करो, लिखो, क्योंकि एग्जाम में भी यही आना है, तो बस बहाना है याद करवाने का टेस्ट। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस कैसे आएगा कैसे नहीं, वो टेस्ट देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करो, आपका आंसर आपके पास होगा, बस यहाँ तक, तो वो ज़्यादा नहीं है, इतना सा है। तो हार्डली 8-10 क्वेश्चन याद करने हैं आपको, ठीक है। टाइमिंग टेस्ट का ऑलमोस्ट 11 o'clock रहेगा, 11 बजे आपको फाइनल मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। मेरी क्लास है पहले हुई, तो वो क्लास 10:30 to 12 है, तो फर्स्ट रूम है। अगर फर्स्ट रूम में कोई क्लास नहीं हुई तो आपका टेस्ट हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, 11 बजे कर देंगे। अगर क्लैश होता हुआ तो 12 बजे का टाइम दिया जाएगा आपको टेस्ट के लिए। तो फिर जिस स्टूडेंट को कोई एमरजेंसी, किसी का क्लैट का या कोई कोचिंग है, वो अकेला जल्दी आ सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट तो 10-10:30 पे ओपन हो जाती है, तो आप 1 घंटा पहले आके भी टेस्ट दे सकते हो, सिर्फ वो एक स्टूडेंट, क्योंकि उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा फिर हमें कहीं पे भी। अगर दोनों तरफ क्लासरूम हुई तो वो बाहर बैठ के दे सकता है टेस्ट, 1-2 स्टूडेंट को एकोमोडेट कर लेंगे। जिसका कोई मजबूरी नहीं है वो अपना टाइम पे आएगा, वो टाइम टेबल आपको ऑलवेज फुल ईयर हमारा यही रहेगा टाइम, फर्स्ट हाफ 11 से 2 के बीच में क्लास भी रहेगी और टेस्ट भी एक्सटेंडेड टाइम रहेगा, ताकि आपको पता हो कि ये आपका संडे का टाइमिंग है, बाकी चीज़ें आप मैनेज उसके अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ तक आपका टेस्ट नंबर 1 है, परफॉर्मेंस टेस्ट 1, इतने टॉपिक्स ही आएंगे आपको, ठीक है। अब मैं आपको MCQs भी दूंगा, कॉलम मैच द कॉलम भी दूंगा,
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप इतना याद करके आओ, इस नॉलेज के बेस पे टेस्ट होगा। अबाउट 30 मार्क्स का टेस्ट होता है हमारा, परफॉर्मेंस टेस्ट 30 मार्क्स का। 75 मिनट्स मिलते हैं आपको करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, 3 आवर्स 80 मार्क्स के लिए। जब आप 180 को 80 से डिवाइड करते हो तो 1 मार्क के लिए 2.25 मिनट होते हैं, 2.25। ये सिस्टम है। 180 मिनट्स आपको मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, और 80 मार्क्स का पेपर होगा, ये आप सबको पहले से पता है। इतना टाइम आपके पास होता है। एक अच्छा बच्चा 2 मिनट्स ही लेते हैं, तो अगर 30 मार्क्स का टेस्ट है, अगर आपको आता है तो आप 60 मिनट्स में करके चले जाओगे। ये स्टार्टिंग स्पीड है आपकी स्पीड होनी चाहिए, बन जाएगी आगे आके। स्टार्टिंग में स्लो हो तो हम शुरू में आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2.25 से मल्टीप्लाई कर दें 30 मार्क्स को तो 67 मिनट्स बनते हैं अबाउट, तो भी 8 मिनट एक्स्ट्रा ही हैं। क्यों है? क्योंकि एग्जाम में रीडिंग टाइम अलग मिलता है 15 मिनट का। अब लेके चल लो, हमने 8 मिनट्स, 50 मिनट्स का रीडिंग टाइम कितने मार्क्स के लिए? 80 मार्क्स के लिए। तो 30 to 40 मार्क्स के पेपर के लिए हमें कितना दे दिया? 8। तो सीबीएसई के स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड में भी ऐसे होते हैं, पंजाब बोर्ड में भी ऐसे होते हैं। आपको 15 मिनट्स रीडिंग क्या मिलता है अगर टाइम, तो यहाँ भी है। तो आपको 75 मिनट्स मिलेंगे, उससे ज्यादा एक मिनट भी नहीं। जिसको आता होगा वो 60 मिनट्स में करके घर चला जाएगा। 75 मिनट्स मैक्सिमम टाइम होता है वो, ये नहीं उतना ही लगाना है आपने। अटेम्प्ट कैसे करना है? वहां पे आपको लिखा मिलेगा 1 मार्क क्वेश्चन 1 सेंटेंस। कितने सेंटेंस में? बट सेंटेंस आप गिन नहीं सकते, वर्ड्स नहीं गिन सकते और सेंटेंस नहीं। तो आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी? टाइम। तो कैसे करना है सुनो ध्यान से। कल आपका फर्स्ट टेस्ट है। लास्ट सैटरडे ये सब चीजें नहीं बता पाए थे, क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैंने टेस्ट पोस्टपोन करके इस संडे पे कर दिया था। ठीक है, ये सब बताने के बाद ही फर्स्ट टेस्ट होता है। से मान लो 3 मार्क्स का टेस्ट है, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर रहे हो, मैंने लिख दिया पहले से बता रहा हूँ क्वेश्चन, डिस्टिंग बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और आप वो डिफरेंस पहले से याद करके आए, ये वाला। ठीक है, नोट्स में नहीं है, बुक के पीडीएफ में से करोगे। जो चीजें बुक्स में अच्छी दी हैं वो हमने नोट्स में डाली नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने अबाउट 7 मिनट्स में करना है। अब 7 मिनट में बहुत है आई थिंक। अगर तो बना बना के लिखोगे फिर तो 7 मिनट कम है। अगर बस सीधा सा लिखने आए हो, सीधा याद करके आए हो, पहले लिखूंगा मैं सेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, फिर लिखूंगा यूजेस, फिर एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। मार्क्स तब मिलेंगे जब बेसिस होंगे। अगर बेसिस नहीं लिखोगे तो आपको 1 नंबर कम मिलेगा, 3 में से 2 मिलेंगे। अगर आपको 3 आउट ऑफ 3 लेने हैं तो हर डिफरेंस के आगे क्या लिखोगे? बेसिस। ये शायद मैं पहला टीचर नहीं हूं जो बता रहा हूँ, 10th क्लास तक भी आपको बताया होगा किसी ने। तो पहले क्लासिफिकेशन होती है, बेसिस, हेडिंग होते हैं, उस हेडिंग के बाद उसका डिफरेंस होता है। किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो? मैं यूजर्स के बेस पे कर रहा हूँ कि कंज्यूमर यूज करते हैं इसको, यहाँ कौन करते हैं? प्रोड्यूसर। अगर मैं ये लिखूँ ही ना तो मुझे क्या पता आप क्या बता रहे हो? मूवी देखने जा रहे हो तो नाम तो होगा मूवी का कोई, फिर तो समझाएगी उस मूवी में होने वाला क्या है। वो स्पोर्ट्स मूवी है, वो एक टेररिस्ट के ऊपर बनाई मूवी है, पता चलेगा ना, नाम से चल जाएगा। अगर मैदान लिखा है तो स्पोर्ट्स मूवी होगी पक्की बात। तो वो नाम से मूवी शो होती है, क्या है वो आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। वो तभी नेम रखा जाता है। तो नेम हेडिंग के बिना इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं। कई बार सीबीएसई मार्क्स देती ही नहीं। तो आदत डालो शुरू से कि कैसे लिखना है। पढ़ने के लिए पूरा साल पढ़ा है, कोई टेंशन मत लो। जब लगेगा मुझे हम पीछे चल रहे हैं, मैं 2-3 घंटे की एक महा क्लास रख दूंगा, हम बराबर आ जाएंगे। पर जो हम कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक करिए कि यहाँ तक आपका बैकलॉग नहीं है। आपकी रिकॉर्डिंग सारी आपने देख ली है, कोई बैकलॉग है तो आपने सारा स्टडी कर लिया नोट्स में से, बुक में से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, बस हो गया तैयारी। बिना बिना पढ़े भी आ सकते हो टेस्ट में। फिर तो ऐसे करोगे। ठीक है, जब आप 4 मार्क्स का करोगे तो आपके पास उसके लिए 8 to 10 मिनट्स है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपके पास 14 to 15 मिनट्स है। टाइम को अपनी लिमिट बनाओ। वर्ड्स कोई गिन नहीं सकता लिखते हुए, ना सेंटेंस गिन सकते हो, ना ये कि 1 पेज का कि आधे पेज का, ऐसा कोई यहाँ नहीं होता। यहाँ हम कोई मेजरमेंट करके देते कि आधा पेज कितना नंबर, 1 पेज इतना, 2 लाइनों का भी नंबर मिल जाएंगे पूरे आपको। तो जो होना चाहिए वो है। तो इसलिए आपके पास अगर 7 मिनट्स है, 7 मिनट से ज्यादा लिखना ही नहीं,
क्योंकि तब आप किसी और क्वेश्चन का टाइम ले रहे हो और एंड में बोलोगे सर टेस्ट लेंदी था तो मेरे 2 क्वेश्चन रह गए। ये सिर्फ एक नॉनसेंस स्टूडेंट बोलता है जो पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले लेता है। अगर आपको पहले से पता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने मिनट्स हैं, 7 मिनट्स हैं, तो क्यों लगा रहे हो 10 मिनट? अगर 10 मिनट लगा रहे हो तो भी तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले रहे हो, और एंड में 10 में से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 का टाइम रह जाएगा कम, फिर कोई पेपर खींचता है आपका। तो यही चल रहा है 15 सालों से, आप लिख रहे हो कोई खींच रहे, मैम प्लीज प्लीज 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स, वो कर रहा है। क्यों बैगर बने हुए हो? मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं बेटा, मेरा पेपर बिल्कुल टाइमली खत्म होता था, कभी किसी टीचर से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मांगा नहीं, मतलब पेपर के टाइम से 10 मिनट पहले खत्म। 10 मिनट रख लेते थे ऐसे ही देखने के लिए कि सब ठीक है, लिख दिया, अटैच हो गया, सब हो गया, क्योंकि टाइम मैंने अपनी लिमिट में, मुझे भी किसी टीचर ने समझाया था, मैंने फिर उसको एक गुरु मंत्र समझ के रख लिया कि टाइम इज माई लिमिट, वर्ड्स, पेजेस, सेंटेंस मेरी लिमिट नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा 3 मिनट के लिए 7 मिनट होते हैं। फिर जब मैं टीचर बना तो मैंने सबको बताना शुरू किया 7 मिनट में लिख दो ना। अकाउंट्स में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन करने में 7 लगे 10 लगे, वो आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, कॉन्सेप्ट मेकिंग है, कैलकुलेशन है, अकाउंट्स में बहुत कुछ है। वहां हर स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड है। इकोनॉमिक्स आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो याद करके आएगा वो लिख देगा, याद करने के लिए समझना पड़ता है बस। तो यहाँ अगर आपका दिमाग कम भी ज्यादा भी है तो डजंट मैटर। अकाउंट्स वही कर पाएगा जो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसको पूरे कॉन्सेप्ट याद करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन ठीक से बिठानी पड़ती है वहां। तो वहां 7 मिनट में करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की नीड है। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस का नीड बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ बैठ के समझना है और रूटीन में उसको घर जाके याद करना है। 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद जब आपका टेस्ट है तो उसको रिफ्रेश कर लेना एक बार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये लिखना है ऐसे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट मेन पॉइंट्स को आप लिखोगे। जैसे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये मेन है, डायरेक्टली या डायरेक्टली। फर्नीचर किस क्या कर रहा है? फर्नीचर आपकी ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली पूरा कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कि आप उठा के ले जा रहे हो। आप क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? कभी देखेंगे आपको पनिशमेंट, स्टैंड अप खड़े रहो 1.5 घंटा, फिर आपको लगेगा कि बैठ के पढ़ना कितना आसान है, बीच में सो भी जाओ। आप खड़े होना बड़ा मुश्किल है, खड़े होकर पढ़ना, तो 1.5 घंटा का पनिशमेंट होता है जब, तो मुश्किल। तो फर्नीचर से वो काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कंफर्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स आपको डायरेक्टली इसको कंज्यूम करना है, आप रीड करके करो या खा के करो, वो हर चीज का एक वे है। पिज्जा खाना पड़ता है, मूवी देखनी पड़ती है, सॉन्ग सुनना पड़ता है, नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, टीचिंग अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, सब चीजें क्या है? कंजम्पशन है। क्लियर? क्लियर हो गया टेस्ट? तो इसलिए टाइम का लिमिट ना हो, लिखो उतना जितना टाइम है। अगर 7 मिनट में 2 पॉइंट्स लिख दिए तो 2 ही बहुत है, थर्ड मत लिखो, कोई बात नहीं, 1 नंबर कम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम लेने का आपके पास कोई हक नहीं है। जब इसको फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली तो आपको टेस्ट में भी एक्यूरेट रहोगे, धीरे धीरे आपका स्पीड बनेगा। किसी दिन ऐसा टाइम आएगा 3 पॉइंट्स लिख दोगे और आप सीबीएसई या किसी भी बोर्ड को करने के लायक बनोगे। स्पीड पे काम आज से करना है। बच्चे मुझे फैब में बोलते हैं सर मेरी स्पीड स्लो है, मैं क्या करूं? अब क्या करे तू? 1 साल पहले बताता तो आपको अब बता दिया। सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री, एक पार्ट ऑफ टीचिंग है। आज का डे इसके ऊपर था, तो नेक्स्ट टाइम नहीं समझाएंगे आपको। जो आज प्रेजेंट नहीं है, सैटरडे को बहुत से बच्चों को मैसेज आया कि नहीं आएंगे, बट रिकॉर्डिंग तो सुनोगे ना आज की। तो टेस्ट कैसे करना है वो उसके ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट से लेकर आगे जब चलेंगे वो क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस टेस्ट 2 होगा, कमिंग संडे को होगा, पहले से बता दिया, ठीक है। हम हमेशा प्लान रहते हैं, आपको एडवांस में बता देंगे नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, ठीक है। ट्यूशन में बहुत बुरा हाल होता है, टेस्ट ही नहीं होते। यहाँ मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, हर चीज का हमारा सिस्टम बना हुआ है। ये टेस्ट सबके सब प्रोफेशनली डिजाइंड है, पहले से बने हुए हैं, मुझे सिर्फ खाली चेंज करना होता है थोड़ा बहुत उनको। अभी टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, पर मैं इसको इस साल थोड़ा चेंज करूंगा आपके अकॉर्डिंगली कि आपको क्या पढ़ाया है क्या नहीं। तो टेस्ट 2 में आएगा इन्वेस्टमेंट का पार्ट, फिर वो चलता रहेगा इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, नेट, डेप्रिसिएशन, ये कुछ भी आपको इस टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। पहले कहा था आएगा, बट कल टेस्ट जब बनाया तो लेंथी बन रहा था वो, लेकिन उसको निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक टेस्ट नहीं हो पाया, तो ज़्यादा हो जाता। ये कुछ भी नहीं आएगा आपको अगले वीक के लिए पढ़ने। डेप्रेशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, अब ये नहीं आएगा क्योंकि इस टॉपिक का पार्ट है। तो आपके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी अगले वीक आएगी, नॉन रेजिडेंट कौन है अगली वीक आएगा, समझे ना।
नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो नेक्स्ट वीक आएगा। और जो भी हम पढ़ेंगे अभी हमारे पास 2 क्लासेस हो रहे हैं, थर्सडे एंड सॉरी कमिंग वीक में 3 क्लासेस हो रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। तो 3 क्लासेस में काफ़ी कुछ हो जाएगा और आपका नेक्स्ट टेस्ट प्लान होते हैं। इकोनॉमिक्स में टेस्ट फ्रिक्वेंटली होते हैं, अकाउंट्स में स्लो होते हैं, वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आज कराना चाहता नहीं क्योंकि आपका कल टेस्ट है, तो आज के लिए ज़्यादा आपको वर्क नहीं मिलेगा, तो टेस्ट के ऊपर फोकस करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, क्या आएगा कितना कर लिया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का कोई बैकलॉग ना हो तो एक पीस ऑफ माइंड रहते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच में आते हैं, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। लास्ट ईयर के वीडियोस अगर तुम देख रहे हो घर पे, लास्ट ईयर के बैच में अगर हो तो ये एग्जांपल आपको काफ़ी लेट मिलेगी वहाँ, इस समय मैं जल्दी दे रहा हूँ ये एग्जांपल, क्योंकि जो हमारे मोबाइल ऐप स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल्स में ये चैप्टर हो भी चुके सबके सब खत्म। जैसे एक स्कूल शिमला में है, शिमला के इस टाइम कम से कम 30-40 बच्चे हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं। वो सबके सब एक ही मिशन को लेकर चलते हैं, श्री राम कॉलेज। उनको लॉ नहीं करनी, उनको कुछ नहीं करना, क्योंकि बेस्ट चीज़ है श्री राम कॉलेज। SRCC दिल्ली या दिल्ली में या मुंबई में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से उनको बीकॉम करनी होती है, फिर उनको MBA करनी होती है, कॉमर्स का बेस्ट फील्ड। तो अब वो उनका स्कूल बहुत फास्ट चलता है, तो उनकी डिमांड पे, वो लोग सुन भी रहे होंगे बाद में मोबाइल ऐप पे, उनकी डिमांड पे मैं एग्जाम्पल पहले लेके आ रहा हूँ, बाद में देनी थी पहले देता हूँ। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल टच शुरू कर रहे हैं, जहाँ से आपको समझ आएगा थ्योरी में फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। नहीं तो कोई मर्जी पढ़ा ले, समझा ही नहीं सकता फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल अकाउंट स्टार्ट होगी। सपोज मैंने एक फैक्ट्री में शूज बनाने हैं, शूज बनाने का फैक्ट्री है, तो बताओ शूज कैसे बनेंगे। शूज आप वियर कर रहे हो, आपको पता ही है शूज में क्या क्या होता है। पिज्जा बेस लेना पड़ेगा एक, शूज की फैक्ट्री चलते हैं। और ये मेरा रियल एग्जांपल है, क्योंकि अभी आई थिंक 7-8 ईयर्स पहले एक स्टूडेंट थे, उनकी शूज बनाने की मैन्युफैक्चरिंग थी। उनकी शॉप 19 सेक्टर में है, काफ़ी बड़ी शॉप है, अभी रिकॉर्डिंग में नाम नहीं लूँगा। तो वो अपनी शूज़ बनाते हैं, लेदर शूज़ होते हैं उनके, तो उनका लेदर अपना ही है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो बद्दी में कोई उनका प्लांट है, वहाँ पे शूज़ बनाते हैं। तो एक बार वो रिक्वेस्ट करके ले गया कि सर आप चलो, वहाँ पे हमारे फंक्शन है तो आप भी आओ, तो मैं आपको दिखाऊंगा शूज़ बनते कैसे हैं। तो फिर एज ए रिगार्ड में चला गया वहाँ पर, तो उसने मुझे पूरा दिखाया, पूरा यूनिट कि शू बनता कैसे है। फिर मैंने उसका एग्जाम्पल बनाया इकोनॉमिक्स में समझाने के लिए कि इसके थ्रू तो हम आपको नेशनल इनकम सिखा सकते हैं। तो शूज़ कैसे बनते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसको याद नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या देखा, शूज़ बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, Raw material. रॉ मटेरियल। इज इट ऑडिबल टू एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो रॉ मटेरियल लेते हैं, वो से उन्होंने लिया 500 का रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में क्या होगा, लेदर, क्योंकि उनकी लेदर शूज की कंपनी है, तो लेदर शूज बनाते हैं वो। रॉ मटेरियल में 500 रुपए का लेदर ले लिया। अब क्या होगा बताओ, क्या लेदर शूज अपने बन जाएंगे, क्या करना होगा बताओगे। उन्होंने लेदर काट लिया, उसका बेस बना लिया, ठीक है, सब मतलब लेदर जो होता है पूरा ले लिया उन्होंने, बेस में भी लेदर है, ऊपर से स्टिच भी लेदर होगा, लेदर शूज में सब लेदर है, प्योर लेदर। अब क्या होगा, कैसे होगी, मैं तो उस फैक्ट्री में घूम के आया हूँ, तुम थोड़ा इमेजिनेशन में जाओ, वहां पे ऐसा क्या क्या देखा होगा। मैंने बस सिर्फ लेदर देखा होगा, मशीन देखी होंगी, और क्या देखा होगा, लेबर। सोचो और क्या होगा, मैं देखा मशीन्स और लेबर सब हवा में उड़ रहे हैं वहां। लैंड, यस लैंड भी देखी होगी, लैंड के बिना कैसे पॉसिबल है बेटा। तो आप लोगों को क्यों दिखाई दी, या तो आप भी चलो, फैक्ट्री तो अभी भी उसकी है, स्टिल वो हमारा स्टूडेंट है, तो उसको फोन करेंगे, यहीं से हम चलेंगे। तो क्या देखोगे आप, लैंड होगी, लैंड पे क्या लगी होगी, मशीन्स लगी होंगी, वहां पे और क्या होगा, फर्नीचर होगा,
लेबर के बैठने के लिए, और क्या होंगे, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वो सब होगा। उसका खर्चा कितना होता है, उसको बोलते हैं 4 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। तो उसने मुझे बताया सर पर शू, मान लो पर शू 100 रुपीज का रेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसका किराया था ऑलमोस्ट। तो उसने एक शू के ऊपर बता दिया कि सर एक शूज के ऊपर 100 रुपये का किराया होता है, 100 रुपये का किराया, और इतना पैसा जो हमने लगाया है, तो उस टाइम शायद वो बता रहा था कि 10 करोड़ लगे हैं फैक्ट्री के अंदर, 10 करोड़, तो 10 करोड़ का इंटरेस्ट भी बनेगा। तो कहता है एक शू के ऊपर 50 रुपये का इंटरेस्ट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला 10 करोड़ आपके अपने है कि बैंक से लोन लिया, कैसा वो मिक्स है, कुछ पैसे हमने लगा दिए, कुछ बैंक से लोन लिया, पर दोनों केस में इंटरेस्ट तो बनेगा। खुद का पैसा तब भी तो इंटरेस्ट है, क्योंकि खुद का पैसा हम बैंक में रख के क्या कमा सकते हैं, इंटरेस्ट। जब फैक्ट्री में लगाओगे तो वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट का लॉस तो आपको है ही है, खुद का पैसा हो या किसी और का हो। मैंने कहा कितना का प्रॉफिट कमाते हो शूज में, कहते सर वैसे तो बताते नहीं किसी को, बट आपको बता देते हैं, आपने तो हमें ट्रेडिंग पीएल सब सिखाया है। तो कहते हैं हम एक शू के अंदर 1500 रुपए का प्रॉफिट रखते हैं अपने, एक शू में कितना, 1500। ठीक है, तो उसने एज ए टीचर बता दिया। चलो वेजेस सैलरी है ना, तो कहते हैं एक लेबर को एक शू बनाने के हम देते हैं 500 रुपए, सब आ गए इसमें, स्टिच करने वाले का भी, पॉलिश करने वाले का भी, सब आ गया था। वो तो मुझे पूरा दिन लग गया था वहाँ, मैं वो इन शॉर्ट बता रहा हूँ। ये सब ऐड कर लो आप, सबको ऐड करो, कितना हो गया, 2150। कौन सी क्लास, ठीक है। अब उसने बोला सर एक चीज और ऐड होती है जो इसमें अभी तक ऐड नहीं हुई, क्या, Depreciation। क्योंकि हमने लैंड का रेंट ले लिया, पैसे का इंटरेस्ट ले लिया, कंपनी का मैनेजमेंट का प्रॉफिट ले लिया, लेबर का सैलरी ले लिया, लेकिन जो इतनी मशीन्स लगी हुई हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, मशीन है, जिसका कोई रेंट नहीं दे रहे वो, लेकिन उसकी वैल्यू तो कम हो रही है ना, हर साल मशीन की वैल्यू कम हो रही है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रोजेक्टर की वैल्यू भी तो कम हो रही है ना, तो मुझे आपकी फीस में से प्रोजेक्टर का पैसा भी तो लेना पड़ेगा ना, तो डेप्रिसिएशन भी तो होगा। तो उसने बोला सर ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 50 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है एक शू पे, मतलब अब वो तो हजारों शूज बना रहे हैं, लाखों बना रहे हैं, एक शू पे 50 रुपए का क्या है डेप्रिसिएशन, उन्होंने ऐसे कैलकुलेशन करके रख दी। अब बताओ बेटा कितने हो गए, कितना हो गया, ये 2700 शू की एमआरपी होगी। रॉ मटेरियल में सब आ गया, पैकिंग का भी आ गया ना, मैं कहा फिर वो तुम बॉक्स बनाते होगे, पैक करते हो, कितना सब वो हो गया बस 500 रुपए में, बेस भी, स्टिचिंग भी, धागा भी, पॉलिश भी, बॉक्स भी, सब क्या आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कस्टमर के घर पे चली जाती है ना। अब मैं उसकी शॉप पे जब जाता हूँ तो मुझे शूज कितने का मिलता है, 2700 का। हाँ ठीक है, मेरा स्टूडेंट है, शायद मुझे मेरे से वो प्रॉफिट ना ले या 500 ले ले, वट एवर, चलो वो तो हो गया अलग बात, रिगार्ड, डिस्काउंट, मेरे कजन की शॉप है, मेरे ब्रदर की शॉप है, होता है ना ऐसा, तो वहां से हमें चीज़ सस्ती मिल जाती है, या हम किसी का नाम ले देते हैं, किसी उन्होंने भेजा है, डिस्काउंट दो, वो तो अलग चीज़ें हैं। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के लिए क्या है ये 2700, एक शू कितने का बिकेगा 2700 का। अभी भी मैं रोंग हूँ, क्यों रोंग हूँ बस वो बताओ आप,
शू 2700 का नहीं था, क्यों नहीं था? उनकी शॉप पे मतलब। फिर एक बात और उसने बताई मुझे, रेंट आता क्या बेटा? ये रेंट लिखा तो है, वो किसका रेंट है? फैक्ट्री की बात हो रही है, शोरूम की बात नहीं हो रही। शोरूम में जो शोरूम का देखो, वो उन्हें जो भी खर्चा निकालना है वो यहाँ से निकाल लेंगे ना, 1500 क्यों कमा रहे हैं फिर वो? मैं बोल रहा हूँ शू बनाते वक्त हम नेशनल इनकम में क्या सीख रहे हैं? प्रोडक्शन। हमारा पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज। तो मैं आपको प्रोडक्शन फेज की बात करूँ। यस, वेरी गुड, एक्सलेंट। क्या बोला? टैक्स। यस, तो टैक्स ऐड होगा इसके अंदर। तो उसने बोला सर वो भूल के +1 का चैप्टर जीएसटी। तो मैंने बोला फिर तो ठीक है, शूज आपको 2700 का हो गया। कहता नहीं सर, आप खुद ही बोल रहे हो सिखा के, जीएसटी भी तो ऐड होती है। जीएसटी भी तो ऐड होगी, हमने कौन सा शू यहीं पे बेच देना है? शू कहाँ बिकेगा? मार्केट में। या तो आप बोलो आपकी गाड़ी में रख देते हैं इतने का, लेकिन आप जब हमारी शॉप पे आओगे, शोरूम में आओगे, जैसे शू फैक्ट्री से बाहर निकलेगा शू महंगा हो जाएगा। मैं बोला वहां ऐसे कैसे हो गया? कहते सर जैसे ही बाहर निकलेगा गवर्नमेंट खड़ी है, उसको दिख जाएगा हमारी फैक्ट्री है, और बोलेगी जीएसटी नंबर लो। क्या बोलेगी? तो जीएसटी नंबर लेंगे तो हर शू के ऊपर क्या देना पड़ेगी? जीएसटी। फिर ने उसको बोला कि क्या तुम्हें सब्सिडी मिलती है? क्या सर सब्सिडी कहाँ मिलती है? शू पे थोड़ी होती है सब्सिडी, पेट्रोल पे होती है, एलपीजी सिलेंडर पे होती है। ये सारी बातें मतलब वहां पे डिस्कशन हुई। चलो मान लेते हैं सब्सिडी है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हर एक शू पे क्या है? सब्सिडी है 100 रुपए की। अब मान लो जीएसटी, मैंने बोला कितने %? कहते 28% जीएसटी है। कुछ भी, चलो हम रियल टर्म्स में जाते, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर मोटा मोटा 500 रुपए क्या ऐड कर लेते हैं? जीएसटी। एक्चुअल टर्म्स की बात नहीं कर रहे। सब्सिडी कहते हैं सर 100 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से। सब्सिडी का बेसिकली मीनिंग होता है, सब्सिडी का बेसिकली मीनिंग होता है कि जब गवर्नमेंट 100 रुपीज प्रोड्यूसर को देती है अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट, तो वो प्रोड्यूसर को बोलती है कि मार्केट में सस्ता बेचना है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है उस पब्लिक को हमें इन्फ्लेशन से, महंगाई से बचाना है। जैसे मान लो पेट्रोल आपको मिलता है 95 रुपीज, गवर्नमेंट अभी भी उसमें 5 रुपए क्या दे रही है? सब्सिडी। मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट 5 रुपए क्या दे रही है? सब्सिडी। अदरवाइज पेट्रोल कितना मिलता है आपको? 100। तो अगर 5 रुपए मिल रहे तो अच्छी बात है, उससे हमारे पैसे बच गए। तो गवर्नमेंट बेचारी अपनी पॉकेट से पे कर रही है हमारे लिए। एलपीजी के सिलेंडर पे सब्सिडी है, जहां जहां सब्सिडी है वो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे कर रही है, चाहे वो कुछ ही पे कर रही हो, है ना। मान लेते हैं कि शूज पे सब्सिडी है, जबकि शूज हमारी नेसेसिटीज में नहीं आता, तो यहाँ गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करती, वो सिर्फ जीएसटी ऐड करती है या कोई और टैक्स ऐड करती है, बट सब्सिडी की बात नहीं होती, क्योंकि टॉपिक है हमारा सब्सिडी, तो मैं बीच में दे रहा हूँ एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल हमारी आपके दिमाग में घूमती रहेगी पूरा साल, क्योंकि आप मानोगे बेटा नेशनल को सिखाने के लिए ना सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉन्ग्स, इतना बुरा हाल है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। सॉन्ग्स बनाते हैं, आपको बताएंगे आपके स्कूल के बच्चे कि हमें ना ऐसे एक वर्ड दे दिया, जैसे ऐसे एक वर्ड दे दिया करिश्मा कपूर, तो के का क्या है, कपूर में से पी क्या है, डबल ओ क्या है। मतलब इतना बुरा हाल है कि समझा नहीं सकते, रटा सकते। रटाना बहुत आसान है, कुछ भी बना लो। तो वो फिर कुछ बनाते हैं, प्रियंका चोपड़ा पिज्जा परचेज करने गई, तो मैं भी हैरान था, प्रियंका चोपड़ा पिज्जा, तो पी फॉर दिस, पी फॉर दिस। जब इतना कोई बना के याद कर सकता है तो क्या ये एग्जाम्पल नहीं समझ सकता? प्रियंका चोपड़ा के पी के लिए क्या मानना है वो भी तो याद करना पड़ेगा। तो ये गलत तरीके हैं, कहीं भी हमें क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती अगर उसके अंदर लॉजिक हो। और नेशनल को काउंटिंग को तो मैं आपको मास्टर बना दूंगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो काउंट्स है, और जहाँ काउंट्स है वहां तुम्हारा पैशन है, चीजें सीख सकते हैं हम, लॉजिक है उसके अंदर। अगर एक शूज बनते हुए देख लिया, फिर ये चीजें हमें क्रैमिंग में नहीं करनी। अभी जस्ट आपका बैच स्टार्ट हुआ ना, जहाँ स्कूल में भी स्टार्ट हुआ है, अभी देखना जुलाई अगस्त तक आपको वो सैंपल्स मिलेंगे, बच्चे वो यहाँ ऐसे प्रियंका चोपड़ा ऐसे याद कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि बेस्ट टीचिंग हो रही है, उनको पता नहीं कि टीचिंग तो हो ही नहीं रही, नॉलेज तो हो ही नहीं रही, नॉलेज तो है ही नहीं। पर हमने क्रैमिंग की, अगर प्रियंका चोपड़ा के हिसाब से हमने नेशनल इनकम की तो हमें समझ तो कुछ आया नहीं, तो एक क्रैमिंग होगी ना, उसके पी से हमने कुछ लिया, उसके आर से लिया कुछ। तो इस तरह से जब ये जो कॉन्सेप्ट है ये रियल टर्म्स में है, तुम किसी भी फैक्ट्री में चले हो वहां यही हो रहा है,
तुम्हारे कजन की तो फैक्ट्री होगी, चले जाओ उसके अंदर, देखो यहाँ जाके क्या हो रहा है, यही हो रहा है। एंड में जाके बोलते हैं शू कितने का रह गया, कितना हो गया बस। तो उनकी शॉप पे बेटा शू कितने का बिकता है, दिस इज कॉल्ड MRP, दिस इज कॉल्ड MRP, मतलब इस रेट पे बिकता है, समझो, ठीक है। अब इस टर्म्स में हमें क्या क्या टर्म्स दी जाती है नेशनल इनकम के अंदर, समझे ध्यान से। एक वर्ड होता है ग्रोस या नेट, जिसका मीनिंग शायद आप समझते होगे। ग्रोस या नेट का मीनिंग है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब अगर हम ये समझ लेंगे ना तो हमें क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये बताओ 30, अब सामने से बोलना, पूरा हर कोई बेटा ध्यान से सुनेगा, इतना परफेक्ट मुझे आपको बनाना है कि आप अपने स्कूल के हर एक बच्चे को नेशनल इनकम सिखा रहे होगे, तभी तो आपको मजा आएगा। 3100 के अंदर कितना डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है 50, तो 3100। अब यहाँ टर्म्स हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी डिक्शनरी होती है, नेशनल इनकम काउंटिंग की भी अपनी डिक्शनरी है। तो वो बोलती है कि अगर प्राइस डेप्रिसिएशन के साथ है तो उस प्राइस को क्या बोलते हैं, ग्रोस। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा तो कितने आएंगे, 3050। तो जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा बेटा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेट। ये चीज समझ लो, समझ आ गई तो ओके, नहीं फिर याद कर लो घर जाके। जी पे गब्बर सिंह, एन पे कोई और बना लो, फिर लिंक बना लो, गब्बर सिंह ने उसको पीटा, एन पे कोई नाम आता होगा आपके दिमाग में, तो देख लो गब्बर सिंह ने किसको पीटा, तो गब्बर, एन से वो, फिर याद हो गया। ये कोई तरीका नहीं याद करने का। इतनी सी बात है कि ग्रोस का मीनिंग क्या है, ग्रोस का मीनिंग होता है जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और ये तो हम थ्योरी में कर भी चुके हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। जब आपको समझ आ जाएगा ना तो आपको ओके, आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब पढ़ ही क्यों रहे हैं ट्यूशन, अगर ऐसे ही करना है। इतना ये सब चीज़ तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, है ना, वहां पर ये सब हो रहा होता है, समझाने के नाम पर ये सब हो रहा है। क्योंकि जब आपको याद हो जाता है, होता क्या ना, जब आपको याद हो जाता है तो आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो वो टीचर फेमस रहता है कि वो याद भी करवा पाता है। अंडरस्टैंडिंग से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप एक बार ये समझ लो कि ग्रोस का मीनिंग होता है जब हम कोई प्रोडक्ट का प्राइस बना रहे हैं, जब हम शूज बना रहे हैं तो उसमें डेप्रेशन डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रोस। जब डेप्रेशन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रेशन इंक्लूड है, जब हम उसमें से क्या निकाल देंगे, डेप्रेशन, क्या आ जाएगा, नेट। ये ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसमें भी डिफरेंस है, वो अकाउंट्स की टर्म्स है कि ग्रोस प्रॉफिट में कुछ माइनस करना पड़ेगा, पक्की बात है, तो फिर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसपे हम खड़े थे अभी थ्योरी में ना। अब मैं कैसे समझाऊं, आपको समझ आएगा नहीं, इसलिए आपको ये एग्जांपल दिए। देखते हैं, अब अगर मैं आपको ये एग्जांपल नहीं देता तो तुम यहाँ पे अभी पढ़ रहे होते, वो शायद आपके ऊपर से निकल रहा होता। पढ़ के देखो इसको, कितना समझ आएगा आपको। फिर मार्केट प्राइस पढ़ो,
अब जो ये सब लिखा है ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। मार्केट प्राइस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस मतलब प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, फैक्ट्री के अंदर या मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट बिकने के लिए आता है उसमें टैक्स जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा टैक्स? जीएसटी उसका एक एग्जाम्पल है, जबकि जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, इंपोर्ट ड्यूटी भी हो सकती है, कई तरह के टैक्स हो सकते हैं जो जीएसटी में नहीं है, अलग से ऐड होते हैं, पर फिर भी मोस्टली जीएसटी हम ले लेते हैं क्योंकि जीएसटी में कई तरह के टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हैं। पर आप जीएसटी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना। हेडिंग का नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली ऐड होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक फिर कभी आएगा गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर। फिर भी इन शॉर्ट बताता हूँ, जब आप अपनी इनकम पे टैक्स देते हो तो वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। तुम्हारी इनकम है ना, तो तुम्हारी इनकम पे टैक्स लगेगा, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि तुम्हारे पे तो लग रहा है पर डायरेक्टली तुम्हारे पे लग रहा, पहले मेरे पे लग रहा है फिर मैं आप पे लगा रहा हूं। तो गवर्नमेंट जीएसटी जब लगाएगी तो मेरे पे लगाएगी, बोलेगी आपको क्या टेंशन है, स्टूडेंट से ले लो। और जब मैं आपसे जीएसटी लूंगा तो आपकी फीस 18% बढ़ जाएगी। इसलिए मान लो मेरी फीस 36,000 हो और किसी टीचर की फीस 45,000 हो, तो कितना डिफरेंस है उसमें? जीएसटी। तो जैसे मैं जीएसटी ऐड करूंगा माई फीस विल बी 45,000। तो जीएसटी गवर्नमेंट को जाना है, मेरे पास नहीं आना। जब मैं अपनी फीस को मार्केट प्राइस पे बेचूंगा, अपने प्रोडक्ट को सॉरी, तो मुझे गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? जीएसटी। तो जो मेरी फीस है वो तो फीस ही रहेगी, वो तो मुझे चाहिए ना आपसे, ये सारे खर्चे निकालने हैं। गवर्नमेंट कहती है हमारा हिस्सा अलग से निकाल दो, तो वो जीएसटी है। तो जीएसटी ऐड होने से हमारा प्रोडक्ट जो हमारे घर पे कितने का पड़ता है हमें, मान लो किसी टीचर की फीस 36,000 हो तो वो उसको अपने घर पे पड़ रही है, ये रेंट इंटरेस्ट सब। अब गवर्नमेंट कहती है सर 18% लो इनसे एक्स्ट्रा, मोटा मोटा ले लेते हैं 18%, 20% ले लेते हैं मान लो, तो 9,000 ऐड कर दो इसके अंदर, 44 अबाउट या 45,000 बन गया, ये फीस होगी। ये ना आपके काम की चीज है ना मेरे काम की, आपको देने हैं तो आपसे लेके देता हूँ गवर्नमेंट को, तो क्या बन जाएगी वो? जीएसटी। बट अगर मेरे पे एप्लीकेबल होगी तो मुझे देनी ही चाहिए गवर्नमेंट को आपसे लेके, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरी कंट्री चलानी है। तो इसलिए जब कोई जीएसटी नंबर लेता है या उसके ऊपर जब जीएसटी अप्लाई होती है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है, और वो सही मांग रही है क्योंकि उसको अपना पूरा कंट्री चलाने के लिए आपसे टैक्स चाहिए। कंट्री भी तो आपकी है ना, तो टैक्स चाहिए। खैर वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, वहां देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नॉर्मली इनकम टैक्स डायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट है। जीएसटी का नाम पहले होता था सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, बट अब सबका एक कॉमन नाम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जैसे वो ऐड होता है तो क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। और जैसे मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे, जैसे ही हम मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे बेटा, तो हम कहां आ जाएंगे? कहां आ जाएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट में किसका डिफरेंस है? टैक्स का। पहले टैक्स ऐड हुए थे फिर टैक्स क्या कर दिए? माइनस। अब साथ में एग्जांपल भी आपके सामने बेटा, एमआरपी है 3100 शूज की, शूज की एमआरपी क्या है? 3100। आपको पता है एमआरपी का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, पढ़ा कभी? एमआरपी मींस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो 3100 जो आपके पास आ गया, इसमें से अगर आपने 500 रुपए माइनस कर दिए जो आपने ऐड किए थे, यही ऐड किए थे, जैसे 500 माइनस किए आपके पास क्या आ गई? क्या आ गई? फैक्टर कॉस्ट आ गई। कितना आंसर आएगा 31 में 500? 2600। पर आपको तो एक चीज और थी, सब्सिडी पहले क्या हुई थी? माइनस। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से 100 रुपीज आपको दिए थे, मान लो गवर्नमेंट को वापस कर दे, दिए थे तो माइनस हो गए थे। अब एक बार के लिए हम
सब्सिडी प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो पहले माइनस हो चुकी है। एक तरह से गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। मान लो आपकी फीस है 10,000, बट आपके फ्रेंड ने मुझे 2,000 दे दिए कि सर उसको बताना मत कि मैंने दिया अब उसकी फीस, तो मैं उसे कितनी मांगूंगा? 8,000। ये 2,000 की उसको क्या मिल गई? सब्सिडी। तो आपका फ्रेंड कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से दे देती है। तो जब हमको बोलते हैं चलो ठीक है आपसे फीस कम लेंगे, तो सोचो वो फीस कोई और दे रहा होगा, नहीं तो आपको सेम प्रोडक्ट कैसे मिल जाएगा? तो फिर हम कोई एनजीओ ढूंढेंगे, हम कोई चैरिटेबल फंड ढूंढेंगे, हम किसी फ्रेंड को ढूंढेंगे जो आपकी फीस पे कर सके, या आपका फ्रेंड ही बोल देगा। तो ये दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, फाइनेंशियल हेल्प जब किसी की जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब सब्सिडी पहले माइनस हुई थी अब क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो जैसे मैंने ऐड किया, कितना ऐड किया? 100, तो आंसर कितना आएगा? 27। तो आंसर मैच हो गया कि नहीं हो गया? आज इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बाद ना बेटा आपको वैसे ही आता होगा, बिना याद किए, बिना कोई राइम बोले। तो राइम है ना, राइम से याद होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या है, तुम बोलोगे जिसमें टैक्स ऐड हो चुका और सब्सिडी माइनस हो चुकी। मैं बोलूंगा कि फिर फैक्टर कॉस्ट क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी, जिसमें टैक्स भी नहीं है, टैक्स ऐड नहीं हुआ, सब्सिडी माइनस नहीं। और इजी करेंगे, ऐसे लिख देता हूं, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट एमआरपी मार्केट प्राइस माइनस, चलो पहले वैसे लिखते हैं, बनी कैसे थी वो लिखते हैं, फैक्टर कॉस्ट ये, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर शूज कितने का बन गया था? 27। मान लो वो अपनी फैक्ट्री से खुद ही खरीद के वियर करे, उसको थोड़ी बिल चाहिए होगा। वो गवर्नमेंट को बताएगा क्या कि मैंने एक शू बनाया पहनने के लिए? क्यों बताने की जरूरत है? मैंने घर पे आइसक्रीम बनाई थी, खाली बताई नहीं गवर्नमेंट को। क्या आपको लगता है अमूल भी ऐसे करता होगा? अमूल जीएसटी देता है। हमारे घर में जब जब भी आइसक्रीम बनती है, पिज्जा बनता है, हम गवर्नमेंट को नहीं बताते, हम बनाते ही खा जाते। टैक्स लगा हमें? बताइए, नो टैक्स ना, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है बेचो फिर हम मिलेंगे रास्ते में, खा लो, उसमें क्या है, तुम्हारी खुद की कॉस्ट है। तो आप सब लोग ये करते हो, घर पे खाना बनाते हो, खा लेते हो, कोई टैक्स थोड़ी देते हो किसी को। होटल खोल के देखो फिर पता चलेगा, वहां गवर्नमेंट पहले आ जाएगी, अच्छा होटल खोला है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, और जीएसटी नंबर ले लो, हर एक कस्टमर से लेते रहना 5%, क्योंकि फूड पे जीएसटी कितनी है? 5%। तो गवर्नमेंट मार्केट में मिलती है, घर पे नहीं मिलती। तो घर की कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही मैं ऐड करूंगा जीएसटी, जैसे ही माइनस करूंगा क्या? सब्सिडी। क्या आ गया? तो हमने एटलीस्ट एक्चुअल टर्म्स में समझ लिया, चाहे मेरा लैंग्वेज बिल्कुल लेमैन ही क्यों ना हो सकता है मैं बहुत एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट हमें वैसे ही समझा रहा है जैसे बना हुआ है। हमें किसी के नेम को नहीं लेना पड़ा, ठीक है, हमें गब्बर सिंह के हिसाब से कुछ याद नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो रियलिटी में इकोनॉमिक्स है ही नहीं, ठीक ना, वो तो गब्बर का जी है या फिर बी है या ए है, कुछ भी है। लेकिन अब ये रियलिटी में पता है कि फैक्टर कॉस्ट में आप जीएसटी ऐड करते हो, जीएसटी मत बोलो, क्या बोल दो? कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो और सब्सिडी माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? एमआरपी, मार्केट प्राइस। एमआरपी नहीं बोलना, क्या बोलना है? मार्केट प्राइस। तो आई थिंक आपको सेकंड टर्म समझ आ गई। मार्केट प्राइस मींस जिसमें टैक्स ऐड हो चुके हैं, सब्सिडी माइनस हो चुकी है। अगर वापस जाना है तो उल्टा कर दो। अब ये मैथमेटिक्स सबको आता है, या मैंने सिखाया आज कि अगर उधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पता है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके सामने है, दैट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। क्योंकि ये जो बुक्स में लिखा हुआ है बेटा, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, एक्सप्लेन फैक्टर कॉस्ट, ये कोई हर पॉइंट है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, ये सिर्फ फैक्टर कॉस्ट बताया हुआ है। इसको इसलिए हमें यहाँ से याद करना ही नहीं है, करना ही नहीं भैया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़नी नहीं। ऑथर को ही पता है, एग्जामिनर को पता है, सबको पता है कि ऐसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बच्चों को पता चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या है, वही सब पॉइंट्स विदाउट टैक्स, और मार्केट प्राइस का मीनिंग वही सारी बातें विद टैक्स या सब्सिडी।
सब्सिडी और टैक्स का पॉइंट है। क्लियर हो गया ये दोनों वर्ड्स। अब ग्रोस और नेट का लिंक किससे है? डेप्रिसिएशन से। मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट का लिंक इंडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी। अच्छा एक वर्ड बनाना हो इनको, तो मैं एक वर्ड बना देता हूँ। दो वर्ड्स बोलने मुश्किल लग रहे हैं ना, एक वर्ड बना देते हैं। क्योंकि टैक्स ज्यादा होते हैं, सब्सिडी कम होती है। वैसे तो उल्टा भी हो सकता है, बट फिर भी मान के चलो टैक्स हमेशा ज्यादा होते हैं, सब्सिडी कम होती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में गवर्नमेंट ने इतने टैक्स डाल रखे हैं, सब्सिडी के नाम से थोड़ा बहुत होगा, तो सब्सिडी कम होती है, टैक्स ज्यादा होते हैं। तो अगर इसका एक नाम रखना हो तो क्या रखेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में NIT, अब वो शॉर्ट फॉर्म डालते हैं, एटलीस्ट हम वो वाला वर्ड तो याद कर रहे हैं जो हमारा एक्चुअल वर्ड है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही ऐड होगा फैक्टर कॉस्ट में, कौन सी प्राइस आएगी? मार्केट प्राइस। और जैसे मार्केट प्राइस में से ये माइनस होगा, क्या जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। तो देखते हैं हमने क्या समझा अभी तक, समझ आया भी नहीं आया। देखिए मार्केट प्राइस में से मैंने माइनस किया इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन ओनली इनडायरेक्ट टैक्स नहीं किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला बन गया इनडायरेक्ट टैक्स IT लिख रहा हूं माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगी ब्रैकेट। आगे मैथमेटिक्स है, 12th के बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट प्राइस में से जब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। या फैक्टर कॉस्ट उधर जाके माइनस होगा, सब्सिडी उधर जाके क्या होगा? प्लस, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो हमने एक शूज की एग्जांपल को समझा और देखा कि जब शू बिकता है तो उसमें टैक्स भी है, सब्सिडी भी है, उसमें डेप्रिसिएशन भी है, तो उनके थ्रू बन गए ग्रोस या नेट। तो आज के बाद जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन मोबाइल ऐप जिस पे भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, या ये लेक्चर यूट्यूब पे भी लाइक कर देंगे हम, तो आप समझ लीजिए, तो जितने भी यूट्यूबर्स लगे हुए हैं क्रैमिंग करवाने, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये 75 मिनट्स मेरे साथ स्पेंड करें, 60 मिनट्स ही होंगे ऑलमोस्ट, बाकी तो हमने कुछ और बातें की थी। तो ये अबाउट 60 मिनट्स अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको समझ आ गया कि नेशनल इनकम काउंटिंग में ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। रॉ मटेरियल और ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी क्या है? फैक्टर पेमेंट्स। क्या है बेटा? ये फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट, फैक्टर पेमेंट वो ऐड होती है, डेप्रिसिएशन ऐड होता है, GST ऐड होती है, सब्सिडी बहुत कम है, कभी कभी होती कभी नहीं होती, 100 में से 2 आइटम्स होती है, जैसे सब्सिडी को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इन सबको ऐड करोगे तो प्रोडक्ट की क्या बन जाती है? MRP। उस MRP को बोलते हैं आउटपुट वैल्यू। क्या बोलते हैं? आउटपुट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे पता है आपको कहाँ लेके जाने, इसलिए बातों बातों में होगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू बनानी है तो आउटपुट क्या होगा। अब नाउ व्हाट इज आउटपुट? इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 1 ईयर, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी को अलग से नहीं बोलते, इंक्लूसिव नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका मीनिंग है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस हो चुकी? सब्सिडी। जैसे मान लो मैंने आपसे 100 रुपीज लेने हैं, आपने मेरे से 10 रुपए लेने हैं, तो क्या 10 रुपए आप गिनाते हो? 90 बोल दो, होगा ना ऐसा? मैं बोल बेटा 90 रुपीज का हिसाब है हमारा, तो 100 और 10 का हिसाब करके क्या रह गया? 90। एक वर्ड बोलना आसान है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वही उन्होंने वहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, पर आपको शायद अभी पूरी समझ ना आए, अभी जरूरत भी नहीं है। न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप वैसे एक्सपर्ट हो जाओगे। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट लेते हैं, यहां से ये जो समझे हमने, ठीक है।
अब मैं जो करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है वो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स ही हो जाएंगे खत्म, बट जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगी बात, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उल्टा उठा लेते हैं, उल्टा 3100 से आउटपुट, आउटपुट कितनी है, अब जो जो ऐड किया था माइनस करते जाओ। अब इसको एनआईटी बोलना, जीएसटी माइनस सब्सिडी क्या होगी, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आउटपुट में से अच्छा पहले वो माइनस करते जो पहले ऐड किया था, पहले क्या ऐड किया था, तो माइनस करो रॉ मटेरियल कितने का, 500 का। यहां रुकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उसका भी एक नाम है बेटा, इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा सारा कुछ, क्योंकि अभी तो हम रैंडमली वैसे ही बात कर रहे हैं। मैं आपको जब मेथड सिखाऊंगा, ये हमारी नेशनल इनकम का पहला मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। क्या है, प्रोडक्ट मेथड। पर अभी फिलहाल इन सब बातों को इग्नोर कर दो, फिलहाल उसका नाम वैल्यू एडेड है, पर अभी फिलहाल आप इसको मत देखो। माइनस किया बस मैंने, पहले ऐड किया था, अब क्या किया, माइनस। फिर माइनस करो डेप्रिसिएशन, कितना था 50, ये भी एक आंसर आएगा। अब जो आंसर आएगा किस पे आएगा, नेट पे। पहले आंसर किस पे आया था, ग्रोस पे, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया था, अब माइनस कर दिया। अब आंसर किस पे आ गया, नेट पे। अब आप क्या करो, एनआईटी माइनस कर दो, एनआईटी, और एनआईटी का मीनिंग है इनडायरेक्ट टैक्स 500 माइनस सब्सिडी 100, कितना 400, ये माइनस कर दो, आ गया। बताओ अब 2150 आपको पहले दिख रहे थे कहीं, क्या आपको ध्यान से देखो, ये वो चीज है बेटा जो आपको स्कूल्स पे ट्यूशंस पे नहीं सिखाई जाती, आपके स्कूल के किसी बच्चे को नहीं पता होगा ये चीज, यही है आंसर। तो व्हाट इज नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है, फैक्टर इनकम। तो शूज 3100 का है कहने के लिए, आउटपुट वैल्यू उसकी, वो कौन सी वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू। अल्टीमेटली हमारी कंट्री में इनकम कितनी क्रिएट हुई है, 2150, जो 4 लोगों में डिवाइड होगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। वो 4 फैक्टर्स की इनकम है। मेरा फर्स्ट लेक्चर ले लो, आज अगर 10th लेक्चर है, 7th लेक्चर, वट वहां से यहां तक अपने एक चीज पूरी समझ ली। फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर्स कौन कौन है, वही फैक्टर्स को हम नॉर्मल रेजिडेंट्स कह देते हैं। क्या देते हैं, अब सोचो बेटा, शूज बनाकर बेचने के बाद 4 लोगों को फायदा हुआ। लैंडलॉर्ड को क्या मिल गया, रेंट, लेबर को वेजेस एंड सैलरी, और जिसने पैसा लगाया मनी लेंडर बैंक, उसको क्या मिल गया, इंटरेस्ट, और जो कंपनी थी मेरे स्टूडेंट की, शॉप थी, फैक्ट्री थी, उसको क्या मिल गया, प्रॉफिट। यही तो नेशनल इनकम है। यही 4 लोग यहां से 2150 लेकर मार्केट में जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स करेंगे, तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन मेथड। और बीच में एक मेथड, इनकम मेथड अपने समझ आ गया। इनकम मेथड में 4 तरह की इनकम होती है, चारों तरह की इनकम्स को अगर ऐड कर दें तो वो हो जाएगा इनकम मेथड। तो आगे जाके आपको नेशनल इनकम के 3 मेथड मिलेंगे। बच्चे पागल हो जाते हैं, 3 मेथड्स हैं, सबको लगता है फॉर्मूलाज हैं, इतना बुरा हाल है। आप देखोगे अभी स्कूल्स में क्या होता है, ट्यूशन से पढ़ने के बाद भी 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंशन मेथड। अब वो लोग एक ही चीज है, 2150 ही ऐड किए थे प्रोडक्ट मेथड के टाइम, 2150 ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और 2150 ही हमने खर्च करने हैं। तो इकोनॉमी के 3 फेस होते हैं, सर्कुलर फ्लो के, सॉरी, प्रोडक्ट फेस, ये आपके सामने जो दिखाया मैंने क्या दिया है, प्रोडक्ट फेस। बाद में जो माइनस कर करके बचा वो क्या है, इनकम फेस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस, और वही इनकम क्या होगी, खर्च होगी। तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगे न्यूमेरिकल्स में, तो एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड आएगा। और अभी जो मैंने तुम्हारे सामने किया, एक कुछ भी किया, आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी। जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे तो यू विल बी सो इजी, यू सो कंफर्टेबल, क्योंकि हम अब नोट्स में या बुक्स में आगे नहीं बढ़ सकते विदाउट दिस एग्जाम्पल। क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस, नेट, वो सब बातें स्टार्ट हो जाएंगी, मेथड्स की बात स्टार्ट हो जाएगी। तो जो उस स्टूडेंट ने बोला था हम 2150 ऐड कर रहे हैं, वो ही हमारी कंट्री की क्या है, नेशनल इनकम है। और जो नेट पे है, क्योंकि अब जो आंसर आ रहा है बेटा वो किस पे आ रहा है, नेट पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी कंट्री की इनकम नहीं हो सकता। और दूसरा हमारा ये आंसर किस पे आ रहा है, फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि मैंने एनआईटी भी माइनस कर दिया और डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया।
तो बीच की स्टेजेस को भी आप मत याद करो, मत सोचो, वो तो हम करेंगे ही बाद में, जब फॉर्मूलाज करेंगे, मेथड्स करेंगे, तो हम सब प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे, हर एक स्टेप पे आंसर आता है। बट आपको आज ये समझना है कि जब तक डेप्रेशन माइनस नहीं करते, आंसर किस पे आ रहा है, ग्रोस पे। डेप्रेशन हटाते ही नेट, एनआईटी हटाते ही फैक्टर कॉस्ट, तो हमारी नेशनल इनकम किस पे होगी बोलो, नेट पे। किस पे होगी, फैक्टर कॉस्ट पे। अगर मैं आपको बोलता 10th क्लास में कि बेटा डेप्रेशन हमारी इनकम हो सकता है, नहीं सर डेप्रेशन कैसे हो सकता है, डेप्रेशन इज नॉट अवर इनकम। क्या ये गवर्नमेंट के टैक्स सब्सिडी हमारी इनकम है, नहीं। तो नेशनल इनकम किस पे होगी हमेशा, नेट पे। तो इट मींस डेप्रेशन हटाना पड़ेगा, और किस पे होगी, फैक्टर कॉस्ट पे, इसलिए एनआईटी को हटाना पड़ेगा। तो ये आपकी कंट्री का नेशनल इनकम हो गया। हाँ ये नेशनल इनकम तो नहीं आया अभी नहीं आया, अभी ये डोमेस्टिक इनकम आया है। क्या है, नेशनल इनकम। पर इतना समझ गए ना, क्योंकि अभी वो शूज की फैक्ट्री डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है, अभी तो सिंगापुर की इनकम ऐड होगी, तो वो ऐड होने दो, फिर हमारी कंट्री की आएगी नेशनल इनकम। तो अभी इसके बाद एक और स्टेप है, पर आज मेरा मोटिव आपको नेशनल इनकम काउंटिंग या मेथड सिखाना बिल्कुल भी नहीं है। आपके बैकएंड पे मैंने एक एग्जांपल डाल दी, आई नो इस एग्जांपल का क्या रोल होने वाला है और आपको ये कैसे हेल्प करने वाली है। बस अब आपने एग्जांपल सुन ली, ये आपके बैकएंड पे रहेगी, और हम इस एग्जांपल के थ्रू इसका रेफरेंस लेकर आपको तीनों मेथड सिखाएंगे, और बहुत ईजिली समझ आएंगे, समझ भी आएंगे, और रियल टर्म्स में समझ आएंगे। हमने कोई सॉन्ग नहीं बनाना है इसके ऊपर, ठीक है, हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी है ना, हमें किसी स्टार का नाम यूज नहीं करना है, हम खुद इस चीज को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ सकते फिर तो वी लॉस्ट, कि हम यहाँ पे आके यहाँ पे वर्ड्स ऐसे हो गए कि हम समझा नहीं सकते आपको, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ याद कितना करना पड़ेगा, ग्रोस या नेट, वो एनवायरमेंट आपको याद करवा देते हैं कि जहाँ डेप्रेशन की बात होती है वो क्या होती है, ग्रोस एंड नेट होती है। गॉट इट ना, हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट आज कुछ नया नहीं करना था, टेस्ट की प्रिपरेशन करिए और कल मिलते हैं। व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएगा एग्जैक्ट टाइम टेबल।